हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग यूपीएसआई की ज़ोर तोड़ से तैयारियों में लगे होंगे और आने वाले समय में यूपीएसआई की भर्तियां आने वाली हैं। इसी को लेकर हमारी कोचिंग जो मूल विधि है और जिसमें बहुत सारे कानून पूछे जाते हैं, एक पेपर का भाग है उसका, तो उसी में जो आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, पर्यावरण, ट्रैफिक, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सारे जो कानून पूछे जाते हैं उसी को लेकर हमारी क्लास चल रही है। हमने पिछली क्लास में देखा था महिलाओं से संबंधित अपराध। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसको लेकर बहुत से लोगों को डाउट रहता है। बलवा और दंगे में अंतर। अक्सर लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ बलवा होती है उसे दंगा कह देते हैं और जो चीज़ दंगा होती है उसे बलवा कह देते हैं। तो हम आज इनकी वो परिभाषाएं समझेंगे जो भारतीय दंड संहिता 1860 में दी गई हैं, और आज इन दोनों में अंतर स्थापित करने की कोशिश भी करेंगे और समझेंगे कि बलवा दंगा से कैसे अलग है, या दंगा कब होता है या बलवा कब होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईपीसी के सेक्शन धारा 146 में जो बलवा को परिभाषित करती है, आईपीसी की धारा 146 बलवा को परिभाषित करती है। बलवा की डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं बलवा क्या है। बलवा करना मतलब राइटिंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट। बलवा राइटिंग, राइट्स। तो जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या है? अनलॉफुल असेंबली। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य, ये अंडरलाइन करते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। अब बलवे की डेफिनेशन से आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें बलवा कौन कर सकता है। एक तो विधि विरुद्ध जमाव या उसका कोई सदस्य, अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। इस अनलॉफुल असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, और उसके द्वारा बल और हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और तब वो घटना क्या कहलाती? बलवा कहलाती। अब यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है वो है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली आईपीसी में 141 में परिभाषित है। आईपीसी की धारा 141 141, आईपीसी की धारा 141 141 अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो, अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? जो उसमें दिए गए हैं कि कोई किसी कानून का विरोध कर रहे हैं, कोई हिंसा कर रहे हों, कोई किसी अशांति फैलाने जा रहे हों, किसी काम को रोकने जा रहे हों जो सरकार की तरफ से, मतलब सरकारी तंत्र या लोक सेवक कर रहा है। अनलॉफुल असेंबली की परिभाषा 141 में दी गई है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 से कम व्यक्ति में अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति ही चाहिए। आप लोग जैसे कहीं आप मिलते हैं, आपके मित्र शाम को चाय पर, और वहाँ पे 5 लोग मिलते हैं, तो 5 लोगों को मिलना कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं है जब तक कि उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट ना हो। और वो कॉमन ऑब्जेक्ट कैसा ना हो, उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट में किसी तरह का विधि द्वारा जो काम रोके गए हैं उनको करने का ऑब्जेक्ट ना। जैसे आपके 5 लोग शाम को चाय की दुकान पर मिलते हैं और वो कहते हैं कि इस जो सामने ये बिल्डिंग दिख रही है इसको आज अपन लोग तोड़ देते हैं, इसको खाली करा देते हैं, इसमें जो लोग रहते हैं। या फिर 5 लोग मिल के कहते हैं कि ये रोड में बहुत ज़्यादा इसमें जाम लगाने की कोशिश करते हैं, जाम लगाते हैं इस रोड को, और दुकानदारों से वसूली करते हैं।
तो जब तक 5 लोग मिलकर आपके पाँचों मित्र चाय पी रहे थे, आप लोग चाय में कॉमन बातें कर रहे थे, तो कोई अनलॉफुल असेंबली गठित नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उस चाय पीने के दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों ने कोई कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया, उस कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या किया, बल और हिंसा का प्रयोग किया उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में। उस कॉमन ऑब्जेक्ट जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था उसको अग्रसर करने में बल और हिंसा का प्रयोग किया। आप लोग बल और हिंसा करने लगे जो आपने कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया था, मतलब जैसे कि मकान खाली कराना था, दुकान लूटनी थी, चक्का जाम करना था। तो जब ये कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में जैसे ही आपने बल और हिंसा का प्रयोग किया, आपका ये जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी हो गया। तो बलवा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बलवा में राइटिंग में 146 में जो डेफिनेशन दी गई, इसमें जिसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, आवश्यक तत्व क्या है। सबसे पहला तत्व एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली किस में परिभाषित है, आईपीसी के 141 में, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला बलवा करने के लिए एक अनलॉफुल असेंबली चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव चाहिए। दूसरा क्या है और इसका एसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व, उसका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पांचों का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर तीसरा आवश्यक तत्व क्या है, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया हो, बल या हिंसा का उन लोगों ने प्रयोग किया हो। तो ऐसे जमाव का हर सदस्य, ऐसे भले ही उसका कॉमन ऑब्जेक्ट में वो मौन रहा हो, उसने बस चारों के साथ सहमति जताई हो, तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा, बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो ये कहलाता है बलवा, जो आईपीसी के सेक्शन 146 में परिभाषित है, और विधि विरुद्ध जमाव 141 में परिभाषित है। विधि विरुद्ध जमाव मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो बलवा करने के लिए जो दंड है, उस दंड में सबसे पहले तो बलवा करने के लिए दंड आईपीसी की धारा 147 में दिया गया है, और वो क्या दंड है कि किसी भी भांति के 2 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों। तो किसी भी भांति से मतलब क्या होता है, किसी भांति मतलब साधारण और कठोर, किसी भांति मतलब 2 ही तरह कारावास होते हैं, या तो साधारण कारावास होता है या कठोर कारावास होता है। वो कितना हो सकता है, 2 वर्ष तक का हो सकता है। तो बलवा करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य को, अगर वो उसका दोषी पाया जाता है, तो किसी भी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी भांति कारावास मतलब साधारण कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी होता है, सश्रम कारावास भी होता है। साधारण कारावास मतलब साधारण कारावास, उसमें आपको कोई कठोर काम नहीं करना पड़ेगा कोई, तो जैसे कि, और कठोर कारावास में आपसे काम लिया जा सकता है, आपसे चक्की पिसवाई जा सकती है, आपसे पत्थर तोड़वाया जा सकता है, आपसे और भी बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं। तो बलवा करने के लिए जो दंड दिया गया वो 147, बलवा किस में परिभाषित है 146, और विधि विरुद्ध जमाव किस में परिभाषित है 141 में। अब धारा 148 आईपीसी की बताती है कि घातक हथियारों के साथ बलवा करना, घातक हथियारों से लैस होकर अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव बलवा करता है, घातक हथियारों से मतलब कुछ भी घातक हथियार का मतलब बंदूक है, तमंचा है, कट्टा है, और तमाम तलवार है, कोई कुछ लिए हुए, तो वो घातक हथियार होते हैं। घातक हथियार से मतलब ये नहीं कि जो आपने केवल फिल्मों में देखे हैं वही घातक हथियार हैं। ऐसा कोई चीज़ जो वास्तव में जिसका उपयोग घातक हथियार की तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन उस लड़ाई में घातक हथियार की तरह किया गया हो। जैसे कि क्रिकेट बैट, 5 लोग जुड़े और 5 लोगों ने अपने अपने क्रिकेट बैट उठाए और निकले कहीं पे बल या हिंसा का प्रयोग करने के लिए। तो हालांकि क्रिकेट बैट एक खेलने वाली चीज़ है ना, वो लेकिन उस जगह जब उस काम के लिए जब वो बलवा कर रहे हैं तो उसे एज ए घातक हथियार यूज कर रहे हैं। तो घातक हथियार का मतलब बाकी तो हथियार हैं ही, और कोई ऐसी चीज़ भी है जिसको घातक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है, तो क्रिकेट बैट हो सकता है। तो जब कोई विधि विरुद्ध जमाव घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करता है, तो ऐसे में अगर वो जब विधि विरुद्ध जमाव घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करने का दोषी पाया जाएगा, तो वह किसी भी भांति की कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। जब लोग साधारण बलवा कर रहा है विधि विरुद्ध जमाव, तो 2 वर्ष तक का कारावास,
और जब वो घातक हथियारों से लैस होकर बलवा कर रहा है तो 3 वर्ष तक का कारावास। अब हम लोग समझते हैं दंगा। दंगा क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने समझा बलवा। दंगा की जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, दंगा सबसे पहले तो एफरे कहते हैं और आईपीसी की धारा 159 में परिभाषित है, 159। दंगा आईपीसी की धारा 159 में परिभाषित है। और दंगा क्या होता है इसको समझते हैं। दंगा के लिए ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को आप याद रखें, यही दंगा की परिभाषा है। ये 3 ही उसके एसेंशियल एलिमेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं। दंगा में सबसे पहले हमें क्या समझना है? 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो। फिर उनकी लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान पर हो। सार्वजनिक स्थान का मतलब पब्लिक प्लेस। सार्वजनिक मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे हो, जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म, बस अड्डा, सड़क, चौराहा, अस्पताल, कहीं भी पब्लिक प्लेस होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई झगड़ा, और वो झगड़ा कहाँ पे हो? किसी पब्लिक प्लेस पे हो। फिर तीसरी चीज़, उनकी लड़ाई से किसी लोक शांति में बाधा आनी चाहिए। जो पब्लिक पीस है उसमें किसी तरह की बाधा आनी चाहिए, कोई हिंड्रेंस पैदा होना चाहिए, बाधा आनी चाहिए। तो दंगा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई झगड़ा जो किसी सार्वजनिक स्थान पर होता है और जिससे लोक शांति में बाधा पहुंचती है, ये दंगा कहलाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जैसे कि बलवा के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना जरूरी था, अनलॉफुल असेंबली का होना जरूरी था, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी था। दंगे में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए, कम से कम झगड़ने के लिए 2 लोग तो चाहिए, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, या समुदाय भी हो सकता है, 2 समुदाय भी आपस में लड़ रहे हो, हिंदी मुस्लिम आपस में लड़ रहे हो या क्रिश्चियन बुद्ध लड़ गए हों आपस में, तो 2 समुदाय, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई होनी चाहिए। ऐसी लड़ाई किसी पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। पब्लिक प्लेस मतलब बता ही चुका हूँ, लोग जो रेलवे है, बस अड्डा है, प्लेटफॉर्म है, कहीं भी हो सकती है। और उस लड़ाई से पब्लिक पीस को शांति, मतलब पब्लिक पीस में बाधा पहुंचनी चाहिए, लोक शांति में बाधा पहुंचनी चाहिए, मतलब लोगों को दिक्कत हो। जैसे मान लो 2 लोग बीच सड़क पर लड़ने लगे, उस लड़ाई से जाम हो रही है सड़क, उससे पब्लिक पीस में बाधा पहुंच रही है, उन लोगों की लड़ाई से पब्लिक पीस में बाधा पहुंच रही है, और कोई उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, अगर हमारे बीच की लड़ाई तुम्हें क्या करना। तो कहने का मतलब पब्लिक पीस में बाधा पहुँच रही हो। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है पब्लिक प्लेस। जैसे पति पत्नी के बीच में घर में लड़ाई हो तो उस लड़ाई को हम दंगा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक प्लेस नहीं है। लेकिन अगर वही पति पत्नी उस तरह का लड़ाई अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे करें, और जिससे कि वहाँ पे जो लोग प्लेटफॉर्म पे हो उनकी लोक शांति में बाधा पहुँच रही हो, एक दूसरे को पति पत्नी बर्तन फेंक के मार रहे हैं, या जिससे वहाँ पे लोक शांति रेलवे प्लेटफॉर्म में बाधा पहुँच रही, तो वो दंगा गठित हो जाएगा। दंगा के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, और पब्लिक पीस को उसमें क्या पहुंचनी चाहिए? बाधा। दंगे के लिए जो दंड है वो धारा आईपीसी की 160 में दिया गया है। और दंगा करने के लिए जिन 2 व्यक्तियों ने दंगा किया है, अगर उसके लिए वो दोष सिद्ध होते हैं तो उन्हें 1 माह तक का कारावास या 100 रुपये तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। तो दंगे के लिए जो दंड है वो 1 माह तक का कारावास या 100 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। तो दंगे के लिए दंड है 160 में, और दंगा परिभाषित है 159 159 में। और अनलॉफुल असेंबली धारा 141, बलवा 146, बलवा के लिए दंड 147, घातक हथियारों के साथ बलवा करने के लिए दंड 147 में। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, जो सबसे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस चीज़ से पूछे जाते हैं कि वास्तव में बलवा और दंगा में अंतर क्या है। हम उन अंतरों को देखते हैं। तो बलवा, जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि 5 या अधिक व्यक्ति होना चाहिए बलवे के लिए, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली ही जब बनेगी जब 5 या उससे ज़्यादा व्यक्ति होंगे। तो बलवे में कितने व्यक्ति होते हैं? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। और दंगे में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। बलवे में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, और दंगा करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। बलवा में उन 5 का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होता था, कोई सामान्य उद्देश्य होता था जिसको अग्रसर करने में वो आगे बढ़ते थे। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल और हिंसा का प्रयोग करते थे। तो जो बलवा होता है उसमें जो अनलॉफुल असेंबली होती है, जो विधि विरुद्ध जमाव होता है, उसका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। जबकि दंगे में उन 2 या 2 से अधिक लोगों का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होता है, वो अपने अपने कारणों के लिए लड़ रहे होते हैं। तो दंगे में कोई
कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सामान्य उद्देश्य नहीं होता है। बलवा की तीसरा अंतर क्या है कि बलवा प्राइवेट और पब्लिक प्लेस कहीं पे भी हो सकता है। बलवा प्राइवेट या पब्लिक प्लेस कहीं पे भी हो सकता है, जबकि दंगा के लिए दंगा केवल ओनली पब्लिक प्लेसेस में होता है, केवल सार्वजनिक स्थानों पे हो सकता है। और जो बलवा है वो निजी या सार्वजनिक स्थानों दोनों पे हो सकता है। तो ये अंतर समझे, ये बहुत ऊँचे आते हैं। तो आज हम लोगों ने समझा कि बलवा और दंगा में क्या अंतर होता है, बलवा के लिए दंड क्या है और दंगे के लिए दंड क्या है, दोनों की परिभाषाएं और आवश्यक तत्व को समझा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और भी आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी और यूपीएसआई की तैयारी जोर से करते रहें। धन्यवाद।